गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आपका भाई जय आप सभी का स्वागत करते हैं आज पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का बेसिक ही है और इसका पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम पढ़ते किस चीज़ के बारे में और उनकी क्या परिभाषा व कितने प्रकार के हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति हम कहते किसको हैं। त्रिकोणमिति की हम परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते थे कि तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करना ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो तीन कोण वाले जो भी आकृति होगा उसे हम त्रिभुज कहते हैं और ये त्रिभुज जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज की हम परिभाषा हम आपको बताए थे कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण जो होता है वह 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा दोस्तों हम ये बताए थे कि ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और समकोण का किसी एक कोण 90 का होना चाहिए। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वह कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति से हमें मूल आशय यह कर सकते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज से है। किस त्रिभुज से दोस्तों? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से। दोस्तों समकोण त्रिभुज में हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होती है। ठीक है, परिभाषा से हम बिल्कुल जान चुके हैं दोस्तों। ये इसमें तीन भुजा होती हैं और तीन कोण भी होता है, ए, बी और सी। त्रिभुज का तीन कोण भी है और तीन ठो भुजा है, ए बी, ए सी और बी सी। दोस्तों इन त्रिभुज के सभी भुजाओं का नाम अलग अलग है। जैसा कि हम इनके नाम को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इनका नाम क्या सब हो सकता है। दोस्तों अगर इस त्रिभुज में एक कोण 90 का है तो बाकी दो कोण जो होगा वह 90 से छोटा होगा, अर्थात न्यून कोण होगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है तो जाहिर सी बात है दोनों मिलाकर के 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों कोण इन कोण से छोटा है, 90 से छोटा है। और जब 90 से छोटा होता है तो हमें परिभाषा से पता है कि वह न्यून कोण होता है। अगर दोस्तों हम किसी एक न्यून कोण को थीटा मान लें, इसको विशेष करके हम मान लें कि ये हमारा न्यून कोण है। ठीक है, तो इनके जो सामने वाले यानी सम्मुख भुजा, न्यून कोण के जो सम्मुख भुजा होता है दोस्तों वह कहलाता है लंब। मतलब न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा यानी समकोण के सम्मुख भुजा जो होता है वह कहलाता है क्या? कर्ण। यानी सामने वाली जो भुजा होता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा उसे कहते हैं कर्ण। बाकी जो बच जाता है दोस्तों इनको कहा जाता है आधार। ठीक है, क्या कहते हैं? आधार। तो दोस्तों हम इसमें इन्हीं के बारे में, इसी भुजा इस कोण के बारे में ही त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों को इन तीनों भुजाओं को हम तुलना कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति। देखिए एक चीज़ और हम यहाँ समझाना चाहते हैं दोस्तों, अगर हम इनको न्यून कोण मान लेते हैं, ये न्यून कोण मान लेते हैं, तो इनके सम्मुख भुजा ये जो होता है ये लंब हो जाता और ये कर्ण तो रहेगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा हम इन पर डिपेंड है। हमारा इस न्यून कोण के लिए लंब हमारा ये है, इस न्यून कोण के लिए जो हमारा लंब होगा वह यह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं कि लंब, जैसे न्यून कोण के सम्मुख भुजा को न्यून कोण के सम्मुख भुजा को
सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। न्यूनकोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सम्मुख भुजा को समकोण दोस्तों कहीं बंदा बड़े के समकोण के सामने वाली भुजा को सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और दोस्तों 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री कोण के साथ बनाने वाली भुजा 90 डिग्री कोण को बनाने वाली भुजा जो होता है वो आधार कहलाती है। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कि जो बाकी बच गया हम उसे आधार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब इनके बाद हम तो समझ गए, हम जो यहाँ समझ रहे हैं वह समझ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होती है और समकोण त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत विशेषता हम पढ़ते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं का नाम क्या क्या है, जैसा कि ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कर्ण हो जाएगा और न्यून कोण के सामने वाली भुजा की लंब और जो बाकी जो बच गया वो हमारा आधार कहलाता है। दोस्तों हम यहाँ देखने वाले हैं अब इनके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हम इन सभी भुजाओं को एक दूसरे के साथ हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो उनका नाम क्या कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं त्रिकोणमितीय, इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब दोस्तों हम जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारा समकोण त्रिभुज था, जो हमारा समकोण, ये मान लेते हैं कि एक हमारा समकोण त्रिभुज है जहाँ बे कोण समकोण है, ए बी और सी, जहाँ बे कोण समकोण है, तो सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और जो बच गया हुआ आधार। ठीक है, तो दोस्तों हम याद समझेंगे कि अगर हम इन भुजाओं को इसके तुल्य अनुपात में करें, इनको इनके अनुपात में करें और इनको इनके अनुपात में करें, इनको इनके अनुपात में करें और इनको इनके अनुपात में करें, तो क्या हम इनका नाम कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता है हम इनका नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नहीं दे सकते, इससे पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे जो उन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया, उन्होंने ऐसा संबंध इनके बारे में बताने का काम किया। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि ये जो लंब बटे अगर हम कर्ण करें, लंब और कर्ण की जो तुलना करें अनुपात में लिखे, तो हम इसे क्या नाम से जानते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों इनको हम लिखेंगे tan, हम किसके सापेक्ष करें, इस न्यून कोण के थीटा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा साइन थीटा। ठीक है, इसी में दोस्तों अगर जब हम लंब बटे कर्ण की, अगर लंब बटे हम या हम आधार बटे कर्ण करें, आधार बटे कर्ण करें, तो ये आ जाएगा कितना, cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में हम लंब बटे आधार करें, लंब बटे आधार करें, तो दोस्तों ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है दोस्तों, इसे में हम 6 प्रकार से कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ देखें दोस्तों कि लंब बटे कर्ण के और फिर आधार बटे कर्ण के, फिर लंब बटे आधार के,
क्या दोस्तों हम इनको कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं क्या? कर्ण बटे लंब। जब कर्ण बटे लंब लिखेंगे दोस्तों तो हम इनका नाम जो देंगे वह देंगे क्या? कॉसेक थीटा। और फिर हम दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं क्या? आधार बटे कर्ण है, इनका उल्टा आधार बटे कर्ण, तो हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये आ जाएगा दोस्तों सेक थीटा। और अगला लिख सकते हैं हम दोस्तों, और वह लास्ट है कि लंब बटे आधार है, तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब। और इसका नाम दोस्तों हम देंगे कॉट थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, और ये आवश्यक है भी। उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों कि साइन, यहाँ दोस्तों हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये लंब बटे कर्ण है, तो इनका नाम हम साइन थीटा दिए हैं। और ये कर्ण बटे लंब यानी जस्ट इनका उल्टा है, अपोजिट है, तो इनका नाम हम कॉसेक दिए। अगर हम इन दोनों के बीच संबंध को देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय सभी अनुपात के संबंध को हम देखें, तो हमें समझ में आता है कि ये जो रिलेशन है यह इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। प्रतिलोम, या हम कह सकते हैं कि इनके इसके बीच जो संबंध है ना उनको हम लिखना चाहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ हम ऐसे करें कि साइन थीटा है बराबर कितना है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर हम इनको ऐसे लिखना चाहें तो दोस्तों हम इनको कैसे लिख सकते हैं? अगर इनके 1 के बटे में लिखना चाहे तो हमारा जो कर्ण होगा ना दोस्तों वो ऊपर जाएगा, और लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लंब कहाँ गया? नीचे। कहने का मतलब ये कि 1 और इस कर्ण बटे लंब को हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। क्या दोस्तों हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा? नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए पुनः फिर क्या, अगर हम इनको ऐसे कर सकते हैं तो हम इनको उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा लिख सकते हैं मतलब हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर, क्योंकि हमें तिर्यक गुना करना है तो इनके जगह पे आ सकता है, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं दोस्तों। इनके साथ साथ हम और भी लिख सकते हैं, क्या दोस्तों? इन दोनों का अगर हम गुना कर दें, इन दोनों के हम गुना कर दें तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये बराबर 1 के हो जाएगा। और इसे सभी को हम दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं। ये सब ऐसे इनका प्रॉपर्टीज होता है, हम इनको ऐसे इनके रूप में ऐसे प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कि अगर हम कॉस थीटा को लिखें दोस्तों तो हम इनको लिख सकते हैं क्या? आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। जहाँ दोस्तों हम इनको अगर लिखना चाहें हम तो हमको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या कि 1 बटे कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। तब दोस्तों हम जैसा कि देखे हैं कि जो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, कर्ण बटे आधार जो होता है वह सेक थीटा के बराबर होता है। इसलिए हम जो यहाँ लिखने वाले हैं, आप यहाँ लिखने वाले हैं 1 बटे सेक थीटा, और यहाँ हम बराबर किए किसके? कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों क्या हो सकता है? 1 बटे सेक थीटा। तब इनको हम दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो
एक बार लिख के लेते हैं, कॉस थीटा बराबर कितना 1/सेक थीटा। हम चाहे तो दोस्तों इन दोनों को गुना भी कर सकते हैं। जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये आ जाएगा बराबर 1 के। ठीक है दोस्तों, और इनको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये सब हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों टेन में। टेन थीटा बराबर दोस्तों होता है कि लंब बटे आधार। और लंब को दोस्तों इनको हम लिख सकते हैं 1/आधार ऊपर जाएगा तब, और ये जो लंब है वह नीचे आ जाएगा। और हम जैसा कि जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है वो होता है कॉट थीटा के। क्या दोस्तों हम यहाँ टेन थीटा के बराबर कहना चाहे तो हम इनको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/टेन थीटा। ये भी हम इनको लिख सकते हैं, या फिर हम इनको गुना करेंगे तो ये लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और ये हमें तीनों याद रखना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप इतना समय दें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।